प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम आज़ादी के बाद से लेकर 1971 तक के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए। यह चुनाव अक्टूबर 1951 में शुरू हुए और फरवरी 1952 तक चले। क्योंकि ये चुनाव फरवरी 1952 में समाप्त हुए थे, इसलिए इन्हें 1952 के चुनाव कहा गया। इस चुनाव में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए और पूरे देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी। केंद्र में श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चलाने का कार्य किया। 1952 में राज्य विधानसभाओं में भी राज्य के जो विशेषतर मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे और कांग्रेस की सरकारें स्थापित हुई। 1952 से पहले केंद्र में 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था, अंतरिम सरकार, और यह सरकार 14 अगस्त 1946 को बनी थी। इस सरकार का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। पहले चुनाव में 1952 में देश के सामने एक प्रश्न था कि क्या इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव सफल हो पाएगा जहां एक बड़ी मात्रा में लोग अनपढ़ हैं। क्या ये अनपढ़ लोग अपने सही उम्मीदवारों का चयन कर पाएंगे, अपनी सही सरकार का निर्माण कर पाएंगे? लेकिन पहले आम चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता बड़ी समझदार है और वह अपनी सरकार को चुनने का विवेक रखती है। अब हम इस पाठ के पहले टॉपिक नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1952 के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने देश को आगे ले जाने की चुनौती थी, क्योंकि अभी देश ने आज़ादी प्राप्त की थी और देश की जो अर्थव्यवस्था थी वह कमज़ोर थी। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक विशेष व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने विदेश नीति को बड़ी बखूबी आगे बढ़ाया और देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का कार्य किया। लेकिन 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश के सामने समस्या आ गई कि अब देश की बागडोर कौन संभालेगा और देश किस प्रकार चलेगा। कुछ लोगों के मन में विचार आया कि क्या अब भारत पर सेना का कब्जा हो जाएगा या सैनिक सरकार की स्थापना हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने बड़ी समझदारी से काम लेते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम प्रधानमंत्री के लिए सुझाया। श्री लाल बहादुर शास्त्री एक साधारण व्यक्तित्व
और सादगी प्रिय नेता थे। उनकी लोकप्रियता काफ़ी थी और इन्होंने, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 को देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। 9 जून 1964 को ही इन्हें कांग्रेस दल का नेता चुना गया और 9 जून 1964 को ये देश के प्रधानमंत्री बने। श्री लाल बहादुर शास्त्री के सामने भी देश को आगे ले जाने की बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अभी भारत एक नया लोकतंत्र था। श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री का पद संभालते ही देश को 2 बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रथम समस्या 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ी धैर्य से देश की बागडोर संभाली और भारत ने इस युद्ध में जीत दर्ज की। हमें युद्ध में जीत प्राप्त हुई और पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भारत के सैनिकों के कब्जे में था। लेकिन युद्ध के बाद 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद नामक नगर में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। क्योंकि यह समझौता ताशकंद नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इस समझौते को ताशकंद समझौता कहा गया। इस समझौते के तहत दोनों देशों को अपनी अपनी सेनाएं वापस उस जगह पर बुलानी पड़ी जहां युद्ध से पहले थी। समझौते में यह व्यवस्था हुई कि दोनों देश अपने अपने युद्ध बंदियों को रिहा करेंगे। यह व्यवस्था की गई कि दोनों देश भविष्य में अपनी समस्याओं को विचार विमर्श से हल करेंगे। दोनों देश एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे। कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। तो इस प्रकार से यह ताशकंद समझौता संपन्न हुआ। लेकिन ताशकंद समझौते के बाद 10 जनवरी 1966 को यह समझौता हुआ था और इसी समझौते को के दिन 10 जनवरी 1966 की रात को श्री लाल बहादुर शास्त्री की हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई और देश ने अपना एक बहुत ही ईमानदार और प्रधानमंत्री खो दिया। 1965 में ही शास्त्री जी को भारत में अकाल का सामना करना पड़ा था और इस अकाल में हजारों की संख्या में लोग मौत के ग्रास में समा गए थे और देश को काफ़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार शास्त्री जी का कार्यकाल रहा और वह एक थोड़े से समय के लिए ही लगभग 19 महीने प्रधानमंत्री रहे और उनकी मृत्यु हो गई। अगला हमारा टॉपिक है शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। शास्त्री के मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री निजलंगप्पा ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम प्रधानमंत्री के लिए सुझाया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी निर्विरोध प्रधानमंत्री नहीं बनी, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के लिए अपना दावा पेश कर दिया था। इसलिए विधायक दल के नेता के लिए चुनाव कराना पड़ा और इस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिला और वो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनी गई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने भी अनेक चुनौतियां थी, क्योंकि अभी अभी 1965 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया था और भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर थी। 1965 से 67 के बीच भारत में अकाल पड़ा था और अकाल के कारण भी भारतीय नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इससे अकाल के कारण गरीबी और महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई थी। आम जनता को खाने पीने की वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी को एक तरफ तो देश को प्रगति के पथ पर ले जाना था, दूसरी तरफ देश की गरीब जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करनी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रारंभ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम इसलिए सुझाया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी राजनीति में नहीं है और वह उनके विचार विमर्श से निर्णय करेंगे, क्योंकि श्री मोरारजी देसाई एक वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के और वह कांग्रेस के जो सिंडिकेट नेता थे उनके प्रभाव से निर्णय नहीं लेंगे। इसलिए सिंडिकेट नेताओं ने श्री मोरारजी देसाई को भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए नाम नहीं आगे बढ़ाया। तो प्रारंभ में तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ सिंडिकेट नेताओं के मार्गदर्शन में कार्य किया, लेकिन धीरे धीरे राजनीति का अनुभव प्राप्त करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं निर्णय लेने शुरू कर दिए और श्रीमती इंदिरा गांधी 1967 में चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया। चौथे आम चुनाव 1967 में हुए और इस चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त न होकर केवल 283 सीटें प्राप्त हुई। इस चुनाव में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता चुनाव हार गए। इस चुनाव में कांग्रेस की ख्याति का ह्रास हुआ। इस चुनाव में लगभग 11 राज्यों में विरोधी पार्टियों की सरकारें बनी। इस चुनाव में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें बनी। इस चुनाव में क्योंकि कांग्रेस की छवि का ह्रास हुआ, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक सीख लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ सिंडिकेट नेताओं के निर्णयों को मानना बंद कर दिया और अपने विवेक से निर्णय लेना आरंभ कर दिया। इस चुनाव में एक विशेष भारतीय राजनीति में अवधारणा उभरी और वह अवधारणा थी दल बदल। 1967 में हरियाणा में श्री वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में दल बदल हुआ और
इन्होंने संयुक्त विधायक दल की स्थापना की और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी और उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में विरोधी दल की सरकार बनी। इस प्रकार से चौथा आम चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा और इस दौर में कांग्रेस की छवि का ह्रास हुआ। चौथे आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में एक नया मुहावरा प्रचलन में आया और वो था आया राम गया राम की राजनीति। अब मैं इस आया राम गया राम की राजनीति के मुहावरे को स्पष्ट करूंगा आपको। 1967 में हरियाणा में एक विधायक जिसका नाम था गयालाल, जो कांग्रेस से विधायक बना था, इसने एक दिन में 3 बार दल बदला। पहले यह विधायक गयालाल कांग्रेस छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में चला गया, फिर यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर वापस कांग्रेस में आ गया और फिर कांग्रेस छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में चला गया। इस प्रकार से हरियाणा में लोगों के बीच एक मुहावरा प्रचलन में आया राम गया राम, और शीघ्र ही यह मुहावरा पूरे भारत में दूसरे राज्यों में भी फैल गया। यह मुहावरा दल बदल से संबंधित था, इसलिए इसे आया राम गया राम की राजनीति कहा गया और यह हरियाणा के विधायक गयालाल से प्रचलित हुआ। अगला हमारा टॉपिक है दल बदल और 1985 के दल बदल कानून के प्रावधान। पहले मैं दल बदल को स्पष्ट करता हूं। जब कोई विधायक या सांसद जिस दल से चुनाव जीतकर संसद या विधानसभा में आया है, वह विधायक या सांसद उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति जिस दल से चुनाव जीता है उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो वह दल बदल कहलाता है। 1967 से 1970 के बीच दल बदल के अनेक उदाहरण मिले। भारतीय राजनीति दल बदल के दौर से गुजरी। इस दौरान लगभग 1400 विधायकों ने दल बदल किया। और विभिन्न राज्यों में दल बदल के कारण सरकारें गिरी और दूसरी सरकारें बनी। 1985 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने दल बदल के विरोध में कानून बनाया, जिसे 1985 का दल बदल कानून कहा गया। और इस दल बदल कानून के तहत कुछ प्रावधान किए गए। वो प्रावधान क्या थे मैं स्पष्ट करता हूं। सबसे पहला, अगर कोई विधायक जिस दल से जीतकर आया है उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। दूसरा, अगर कोई दल किसी विधायक को मनोनीत करता है
और वह विधायक 6 महीने के अंदर उस दल की सदस्यता प्राप्त नहीं करता है तो उस विधायक का पद रिक्त माना जाएगा। तीसरा, यदि किसी दल से 1/3 सदस्य दल छोड़कर नया दल बना लेते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। चौथा प्रावधान, अगर किसी दल से 2/3 विधायक या सांसद अपना दल छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो वह दल बदल नहीं माना जाएगा। अगर पांचवा प्रावधान, अगर किसी दल से कोई विधायक या सांसद स्पीकर बनता है और वह स्पीकर का पद छोड़कर दोबारा से अपने दल में शामिल हो जाता है तो वह दल बदल नहीं माना जाएगा। इस दल बदल कानून के तहत थोड़ा दल बदल पर रोक लगी, लेकिन यह उतना प्रभावशाली नहीं हो सका जितना प्रभावशाली दल बदल कानून को होना चाहिए। इस कानून के बाद भी अनेक राज्यों में विधायकों और सांसदों ने दल बदल किया। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कांग्रेस का विभाजन। अब मैं अगले टॉपिक को स्पष्ट करूंगा। 1967 के चुनाव के बाद 1969 में सिंडिकेट, एक शब्द है सिंडिकेट, इस पहले मैं सिंडिकेट को स्पष्ट कर देता हूं। सिंडिकेट में कांग्रेस के वे वरिष्ठ नेता शामिल थे जिनका पार्टी पर प्रभाव था, जैसे निजलंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष आदि। कांग्रेस पार्टी पर इन नेताओं का बहुत अधिक प्रभाव था और इन्हीं नेताओं के प्रभाव से ही कांग्रेस पार्टी में निर्णय लिए जाते थे। इन्हीं नेताओं ने श्री लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका निभाई थी और श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका निभाई थी। लेकिन 1967 के चुनाव के बाद 1969 में इन सिंडिकेट, क्योंकि अब श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने निर्णय स्वयं लेने शुरू कर दिए, जबकि ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्हें हम सिंडिकेट कहते हैं, ये सोचते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी इनके प्रभाव से निर्णय लेगी। तो इस प्रकार सिंडिकेट और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच आपसी खींचतान पैदा हो गई। इसी दौरान 1969 में राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस ने श्री नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनाया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी श्री वी गिरी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे, उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना चाहते थे और इन्होंने श्री वी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में प्रोत्साहित किया। इन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को आत्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की और इन चुनावों में श्री वी गिरी
चुनाव जीत गए। पहले दौर के मतगणना में श्री वी गिरी और श्री नीलम संजय रेड्डी कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन दूसरी पसंद के आधार पर श्री वी गिरी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जीत गए। और इन चुनाव में अब सिंडिकेट और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच सीधा मुकाबला सामने आया। राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निकाल दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी कांग्रेस आर का निर्माण किया। इस राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ और कांग्रेस पार्टी दो भागों में कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में बट गई। कांग्रेस ओ को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कांग्रेस मूल पार्टी, और कांग्रेस आर को कांग्रेस रूलिंग पार्टी कहा गया, कांग्रेस रूलिंग अर्थात कांग्रेस सत्ता पार्टी। इस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस ओ को कांग्रेस पार्टी का उत्तराधिकारी कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओ ही वास्तविक कांग्रेस है और कांग्रेस के बहुत से नेताओं और विधायकों एमएलए को कांग्रेस श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पक्ष में ले लिया और चुनाव आयोग ने कांग्रेस ओ को ही वास्तविक कांग्रेस बताया और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी रही। इसके बाद जो एक और कारण था, जो कांग्रेस में फूट का कारण था, वो था 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई को, जो कि उस समय वित्त मंत्री थे, उनके पद से हटा दिया। श्री मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री से पद हटा दिया गया, उनका त्यागपत्र ले लिया गया। इसलिए भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमती इंदिरा गांधी से बहुत नाराज थे। तो ये कारण थे जो कांग्रेस पार्टी में विभाजन